तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो पिछली बार हम पहला पार्ट कवर किया था, उसके आगे जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, तो उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 था 2 नंबर में, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो उसको देखते हैं हम डिफाइन क्या क्या है इसकी। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक साइज। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो या फिर माइक्रोब बोल दो, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं। मतलब वो साइज वी कैन नॉट सी अ नेक्ड आई, जिन्हें हम एक नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इफ वी वांट टू सी, अगर मैंने देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोब्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा ही हम माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बनते हैं, उसी सेल से सारा काम करते हैं। ठीक, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कई सारी सेलों से मिलके अपनी बॉडी को बनाते हैं और चलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। ये डिफाइन में काफ़ी बहुत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड बैक्टीरिया, इतना कुछ पूछा गया था। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द स्मॉल साइज, सिंपल डिज़ाइन एंड ब्रॉड मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़, मतलब छोटे होते हैं, डिज़ाइन काफ़ी वैरायटी मिलते हैं, अच्छी खासी, इतने छोटे होते हुए भी ये अच्छी खासी मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं। मतलब अच्छी खासी इनके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जिससे ये अपने आप को ग्रो करते हैं और रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक, यानी अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। द स्ट्रक्चर वर फर्स्ट सीन अंडर माइक्रोस्कोप बाय एंटोन वॉन ल्यूइनहोक 1676। सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप द्वारा माइक्रोब्स को देखा गया था 1776 में एंटोन वॉन ल्यूइनहोक द्वारा। एज माइक्रोस्कोप हैव इम्प्रूव्ड, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुए, साइंटिस्ट हैव टू कम अंडरस्टैंड द बैक्टीरियल सेल, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल सेल को या उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी समझा, उसको अच्छी तरीके से समझे ये लोग, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का अच्छी तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बताया। वो हम आगे देखते हैं। ये जैसे कोई भी बैक्टीरियल सेल है, किसी का भी स्ट्रक्चर बताओगे तो उसमें 3 चीज़ें कॉमन रहेंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल इनवेलप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर क्या क्या होगा। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोइड इनके अंदर का न्यूक्लियस है, जो इनकम्प्लीट होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है जो आगे जेनेटिक्स मटेरियल में वर्क करता है, एक दूसरे ट्रांसफर क्रोमोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। स्टोरेज ग्रेन्यूल रहेंगे, जैसे एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, फिर इनके पास खुद का क्रोमोसोम्स रहता है। सेल इनवेलप, मतलब सेल को, जो बैक्टीरियल सेल है उसको, सेल को कवर करने के लिए कोई इनवेलप होगा, जैसे सेल वॉल, सब जानते हैं बैक्टीरिया ऊपर सेल वॉल होती है। आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और सेल मेम्ब्रेन होगी। ये 3 चीज़ें हो गई सेल इनवेलप में, मतलब बैक्टीरिया को ढकने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इस मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ चीज़ें होती हैं। फ्लैजला यानी मूवमेंट के लिए, फिम्ब्रियाई अटैचमेंट के लिए, ग्लाइकोलिक्स हार्ड कवरिंग, ईटीसी। ये डायग्राम है हमारा। ये मीजोजम यहाँ पे रहा, ये सेल वॉल है, राइबोसोम्स, आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलेक्स, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए, ये फ्लैजला है जिससे मूवमेंट करेगा, ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लाई है अटैचमेंट के लिए। तो ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया है। आगे देखते हैं, अब इनको ही डिटेल हम पढ़ते हैं। सेल इनवेलप ऑफ बैक्टीरिया, तो सेल इनवेलप है, यानी सेल की जो आउटर कवरिंग है, ये जो बाहर की चीज़ें, इसे कहते हैं सेल इनवेलप। तो मेनली 2 चीज़ें होती हैं इनवेलप में जो हमको देखने को मिलती है, वो 2 चीज़ें मिलती हैं देखने को। पहला, एक सेल वॉल होगी रिजिड बाहर, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर। तो सेल वॉल देखते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ मोस्ट सेल दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल, मतलब सेल के बाहर की कवरिंग में एक कवरिंग होगी जो प्रोटेक्ट करेगी और शेप देगी। किसके मिलती हुई बनती है ये? पेप्टोग्लाइकॉन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रहता है। बाद में इनको और डिवाइड किया गया सेल वॉल के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसे आगे पढ़ेंगे।
सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर रहेगी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉस्फोरस प्लस फैट का मिक्सचर होती है ये। सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर रहेगी और चीज़ों को अलाउ करती है बाहर और अंदर आने के लिए, इसलिए इसको सेमी परमियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इसके, जिसमें साइटोप्लाज्म मैंने बताया था पीछे साइड में। तो जेल लैक मैट्रिक्स, ये जेल लैक सब्सटेंस होता है जो मेनली 92% पानी रहेगा, बाकी सब एंजाइम, न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे। इसमें राइबोसोम्स, म्यूसोसोम, इंक्लोजन बॉडीज, वैक्यूल, ईटीसी और काफ़ी चीज़ें रहेंगी और यहीं पे रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। राइबोसोम्स बता ही दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। बैक्टीरिया में 70 इस टाइप का प्रोटीन पाई जाती है। म्यूसोसोम्स क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी बनाती है। उसी तरीके से बैक्टीरिया में भी म्यूसोसोम होते हैं जो उसको एनर्जी बनाने के लिए काम में आती हैं। सीधी बात है, बैक्टीरिया तो इनकम्प्लीट ऑर्गेनेल रहते हैं इसमें, तो उसकी जगह पे म्यूसोसोम होता है। न्यूक्लियॉइड, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस रहता है इसमें, जिसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। ठीक, इनका डीएनए सर्कुलर रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब आते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे इसके। अलग से इसके अंदर बैक्टीरिया की खासियत है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम की एक लेयर होती है जो स्लाइम लेयर होगी, और जब ये हार्ड हो जाती है तो उसे कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, इसका मेन काम है कि जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बैक्टीरिया मरने वाला होता है, या फिर गर्मी ज़्यादा हो गई, या फिर बारिश ज़्यादा होने लगी, तो उस चक्कर में क्या है, ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। जो लूज होगी तो स्लैम लेयर बोलेंगे ग्लाइकोकॉलिक्स नाम से, और टाइट हो जाएगी तो कैप्सूल बोलेंगे। ठीक, अब फ्लैजला क्या था बताया था, जो लोकोमेशन का वर्क है, और फिमरियाई क्या है, ये अटैचमेंट के लिए रहता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हमको पता है क्लासिफिकेशन मेनली कोकाए, ठीक है, बैसिलस, स्पाइरला, विब्रायो, स्पाइरोचिट्स, माइकोप्लाज्मा। ठीक, बैसिलस ये कोकाए सर्कुलर शेप, बैसिलस रॉड शेप, ये स्पाइरल की तरीके से होंगे। विब्रायो कॉमा शेप, ये बैक्टीरिया हैं जो कॉमा शेप के रहते हैं। स्पाइरोचाइट्स होते हैं, और माइकोप्लाज्मा जिसमें कोई भी क्या कहते हैं, शेप नहीं रहता है, इसलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद में ग्रोथ आते हैं। ग्रोथ बैक्टीरिया क्या रहती है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ साइज छोटे होने के कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने आप की ग्रोथ कर लेते हैं। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सही बात है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, और मिलियन ऑफ सेल कॉलोनी बना लेते हैं। अब किस तरीके से क्या टाइमिंग रहती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल टू डिवाइड फॉर पॉपुलेशन डबल। ठीक, पॉपुलेशन कैसे हो जाएगी, जैसे ही जैसे डिवाइड होगा वैसे ही पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। एवरेज फॉर बैक्टीरिया 1 से 3 घंटे लगता है एक बैक्टीरिया को डिवाइड करने में, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है ई कोलाई, ठीक, इश्चे कोलाई, ये 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड करना चालू कर देता है। साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, साइज इसका स्मॉल है, तो आसानी से ये ग्रोथ कर जाएंगे लार्ज एरिया में। ठीक, ये हमारा कर्व है, ये लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी और डेथ फेस। इस तरीके से ये अपने इतनी जल्दी इंक्रीजमेंट करते हैं कि आपको क्या बताएं। तो ये ग्राफ था। अब आगे देखते हैं इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ में, वन बैक्टीरिया कन्वर्ट इन 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बैंड डिविजन। बैंड डिविजन द्वारा भी ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में टूट जाता है। ठीक है, देयर आर 4 फेस, जो पीछे ग्राफ था उसको बताया गया है। लेग फेस में क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेस सबसे लंबा फेस है, और मैक्सिमम सेल साइज और सेल नंबर इसी में इंक्रीज होता है। लेग फेस बिगेन टू प्रोसेस डिवाइडिंग, मतलब अब डिवाइड होने के कगार पर लॉग फेस पे आ चुके हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, इफ मेक ग्राफ लॉगरिथम अगेंस्ट टाइम इट विल स्ट्रेट। अगर लॉग फेस में क्या होगा, ग्राफ इसका स्ट्रेट जाता है, इसका लॉग फेस में, क्योंकि डिवीजन चालू हो जाता है। स्टेशनरी फेस में आते हैं। सेल डिवीजन स्टॉप, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप होता है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एक्सोटोसिन प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन। मतलब स्टेशनरी फेस जो हमने आपको बताई थी, ये वाली जो स्टेशनरी फेस है इसकी, इस जगह पे बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को कम रोक देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ एंटीबायोटिक बननी होगी बैक्टीरिया से, वो बनना चालू हो जाएगी, या कोई इसको डिसीज़ देनी होगी तो वहाँ ये डिसीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो स्टेशनरी फेस ये आ गया। लास्ट है डेथ। द नंबर ऑफ डेड सेल बिगेन टू आउट नंबर ऑफ न्यू वन, मतलब पुरानी सेल होंगी वो बाहर निकलती जाएंगी, और जो नई सेल होंगी वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी, और जगह होने के बाद में जगह नहीं होगी तो वो अपने आप को या तो बंद हो जाएंगी डिवाइड करना, या फिर आगे उनके ऊपर 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 अपने आप को ग्रो करती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जिसमें क्वेश्चन है
कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होते हैं वो कौन कौन रास्ते से फैल सकते हैं। तो द रूट बाय विच एन इन्फेक्शन एजेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिजर्वर टू द अनदर होस्ट, मतलब वो इन्फेक्शन एजेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी होस्ट में, मतलब यही हुआ जो वायरस बैक्टीरिया है वो किस तरीके से किसी भी होस्ट में या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एग्जांपल जैसे है भी सिंपल याद करने के लिए, फूड से ट्रांसफ़र हो सकता है, खाना खाते हैं तो वहीं पेशेंट सब बैठे हैं तो वहीं पे ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्लड इंजेक्शन, उसी इंजेक्शन से क्या कहते हैं उसको लगा दिया, उसमें फ्लड रह गया, दूसरे को लगा दिया तो ये ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, हैंड शेक से हाथ मिलाते हैं जो वहाँ पेशेंट के अटेंडर है या फिर रिश्तेदार आए हुए हैं तो आपस में और कोई देखने आया तो उस चक्कर में वो इन्फेक्शन फैल सकता है। और भी जो ही मटेरियल टोट टाट के वहीं पे डाल देते हैं आज नीचे डस्टबिन में, तो उनको कवर रखना चाहिए। तो ये 4-5 मेथड हैं जिनसे ट्रांसफ़र हो सकता है जो मेन कॉमन रहते हैं। अब मेनली इनको पढ़ते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को, पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन टच, एक दूसरे को हैंडशेक से, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कफिंग खांसना, स्नीजिंग जुखाम, टॉकिंग बातें करना, ये भी कुछ ऐसे ट्रांसफ़र जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। डायरेक्ट मतलब कोई किसी बीमारी है और ये सब उसके अंदर कुछ काम ऐसा कार्य करता है जिससे वो बीमार हो सकता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। या फिर ट्रांसप्लेसेंटेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू फीटस बाय प्लेसेंटा, यानी जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस समय जब अम्बिकल कॉर्ड काटी जाती है तो हो सकता है कि मम्मा का ब्लड बच्चे में और बच्चे का ब्लड मम्मा के में आ जाए, जिससे अगर दोनों में से किसी एक को बीमारी हुई तो उनमें से किसी एक को होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, उससे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं बीमारी का। तो ये डायरेक्ट के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं। अब ये ग्राफ के वे में समझाया गया है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वही किसिंग वाला, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आ जाएगा हमारा जुकाम वाला, और कॉन्टैक्ट विद सॉइल और कोई सॉइल कॉन्टैक्ट में आता है तो हो सकता है स्किन या फिर म्यूकस कोई थूक के कहीं डाल देता है या उसे इनक्यूलेशन कहते हैं, या प्लेसेंटल द्वारा वही बच्चा और मम्मी वाला ट्रांसफ़र, ये डायरेक्ट हो जाएंगे जो सीधे से सीधे कोई बैक्टीरिया वायरस है बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। अब इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? व्हीकल बोर्न, व्हीकल बोर्न होते हैं जो वाटर में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, और वेक्टर बोर्न यानी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल, जैसे कि वो हमारे क्या कहते हैं मलेरिया हुआ, यानी कोई वेक्टर इस्तेमाल हो, इसमें कोई क्या कहते हैं कैरियर इस्तेमाल हो या फिर कोई पैथोजन इस्तेमाल हो जो हमारे बॉडी में जाके किसी भी तरीके से वो अंदर अपनी साइकिल को बढ़ाए और बीमारी कॉज करे। एयरबोर्न हवा से होने वाले, फोमाइट बोर्न कोई चीज़ खुली रख दें, जैसे कुछ लोग बाहर वॉशरूम जाते हैं तो हैंडशेक नहीं करते यानी हाथ नहीं धुलते हैं, उस कंडीशन में बीमारी हो सकती है। ये देखो नीचे लिखा भी है क्लीन और अनक्लीन हैंड और फिंगर्स। तो अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम सोर्स रिजर्वर टू सस्टेबल होस्ट, यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, वही हाथ मिलाना, गले लगना, ETC। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स, जो फीमेल और मेल पार्टनर्स हैं जब भी बिना प्रोटेक्शन है कोई भी वर्क करते हैं कुछ भी सेक्सुअल डेवलपमेंट में तो बीमारी होने के चांस रहते हैं। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो जैसे सलाइवा से अगर कोई चीज़ बाहर आ गया, नेसोफेरेंजियस जुकाम हो जाते हैं, उसमें क्या छींटें बाहर आ जाती हैं जो ड्रॉपलेट के रूप में, उससे कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। जैसे डिप्थीरिया कंडीशन में हुआ, ऊपरी किसी को खांसी है तो पास बैठने से खांसेंगे तो उसके ड्रॉपलेट उसके दूसरे में चले जाएंगे, उसमें TB हो जाती है। और भी कुछ मेनिंजाइटिस करके ये जो डिसीज़ हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसफ़र होती हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद सॉइल। द डिसीज एजेंट इज़ इन सॉइल, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है जो मिट्टी में है तो अगर कोई भी इंसान उस मिट्टी में खेलता है या फिर कोई काम करता है बाद में हैंड वॉश नहीं करता है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो ह्यूमन के हैंड पे लग जाएंगे और बाद में बॉडी में वो किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के नाम है हॉक इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन, टिटनस, माइकोसिस। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं और कांटेक्ट में आते ही किसी के
डिसीज़ होने के चांस रहते हैं, यानी एक ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन है जो ईजिली हर जगह पे पॉसिबिलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है ऑनकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, मतलब कुछ एजेंट डिसीज़ जो करते हैं वो ऐसे होते हैं जो ऑनओकुलेटेड डायरेक्टली इनटू स्किन और म्यूकोसा, मतलब कुछ व्यक्ति जैसे मान लो किसी को उसने क्या कहते हैं किसी ने काट लिया है, कोई कुत्ते ने या फिर कोई अदर इंसेक्ट ने, तो वो जो बैक्टीरिया एजेंट है वो बॉडी में रहते हैं बाहर स्किन के, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से जब वो अंदर जाने लगते हैं हमारी बॉडी के सेल के अंदर, तो वो हमको डिसीज़ पैदा करते हैं जो कि रेबीज़ डिसीज़ हो जाती है। इसलिए उसके इंजेक्शन लगते हैं कि जो भी स्किन के बाहर कुछ बैक्टीरिया जो बचे हैं वो मर जाएं। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी में रहता है। ट्रांसप्लेसेंटल बताया ही है कि वही कि जब जो डिलीवरी टाइम में जो अम्बिकल कोर्ड से ब्लड जो भी ट्रांसफ़र हो जाता है मम्मा से बच्चे में, बच्चे से मम्मा में, तो कुछ बीमारी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब डाइट थे। अब इनडायरेक्ट को देखते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। Vehicle borne transmission. The agent multiplies or develop in vehicle, transmits through agencies like water, vegetable, fruit, milk product, ice, blood, serum, tissue, organ transplantation. मतलब व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होते हैं जो बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप करते हैं पानी में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, मिल्क में, आइस में और भी अदर ऑर्गन में, या जब ट्रांसप्लांटेशन होता है उस समय। तो इसलिए इन्हें व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन कहा गया है। और डेवलप होने के बाद में जब हम लोग इनको खाते हैं, पानी पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, मिल्क पीते हैं, तब उस रास्ते ये बैक्टीरिया जो हैं हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक। तो और इन्फेक्शन कॉज करते हैं जैसे डायरिया, टाइफाइड, क्लोरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके से बीमारी होने के चांस रहते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज में क्या आएगा? वेक्टर बॉर्न डिसीज लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट इन्फेक्शियस एजेंट टू सस्टेबल इंडिविजुअल इट मे बी, मतलब वेक्टर बॉर्न में एक खासियत रहती है कि इसमें कोई कैरियर होना जरूरी है। जैसे मॉस्किटो मलेरिया हो जाता है तो उसमें मच्छर, रेबीज हो जाते तो कुत्ते का वायरस, जुकाम हो जाता तो रीनो वायरस, यानी कोई ना एक ऑर्गेनिज्म का वहाँ होना जरूरी है। देखते हैं कौन कौन से। इससे पहला मैकेनिकल कैरियर, when a vector simply carries pathogenic microorganism on their body and transfer them to food, flies and cockroach। क्या है, कोई भी वेक्टर है सिंपली जो पैथोजन है यानी बीमारी कॉज कर सकता है, वो हमारी बॉडी में जाएगा, पर कैसे? खाना के द्वारा, ठीक, और बाद में अपने ग्रोथ करेगा और बीमारी कॉज करेगा। एयरबॉर्न उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारा एयरबॉर्न है किसके पार्ट्स हैं? वेक्टर के, ठीक है। एयरबॉर्न कैसे होता है हमारा? एयरबॉर्न में ट्रांसमिशन इज अ कैरिड इन एयर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट, मतलब हवा में बाहर गए, किसी को जुकाम है, बस स्टैंड में है या बस में है, तो कोई छींक दिया, उसकी जो बूंदें हमारे ऊपर आ गई, तो उस समय हमारे स्किन से, मान लो स्किन से नाक पहुंच दिया, मुंह पहुंच दिया, कुछ और कर दिया हाथ से, तो वो कंडीशन रहती है जब कोई जो बैक्टीरिया था उसके अंदर या वायरस था वो हमारे बॉडी में चला जाए, उससे बीमारी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मिजल्स वायरस, स्पोरोफंजाई, ईटीसी। डस्ट जो सिगरेट पीते हैं लोग, तो वो हमारे अंदर चलेगी तो उसकी एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो खाना और पानी से ना होकर किसी और तरीके से आ जाए, जैसे आई और स्किन इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, डिप्थीरिया, टाइफाइड बैसिलरी, ईटीसी। ये सब जो आते हैं वो फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। आई इन्फेक्शन नहीं, हम लोग मीस देते हैं या कोई सीधा आँख में चला कीड़ा मिला तो मीस देते हैं, तो वो बीमारी हो जाती है, उन्हें कहते हैं फॉर्मेट बॉर्न। डिसीज़ में भी ट्रांसमिटेड एज, कुछ डिसीज़ ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती हैं, कैसे? लास्ट ये है जैसे हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इन द सेम जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लिकिंग, टचिंग, बाइटिंग, खाने से, टच करने से, और उसको बीमारी है तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कब से? सीज से, वेक्टर से, फॉर्मिटीज से। ये एक ओवरव्यू हो गया। ये हैं जो बीमारियां थी जो हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है और वो डिसीज़ पर्सन बन जाता है, जिस उसका इलाज होता है, बाद में ट्रीटमेंट होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो इनसे हमें बचना है। ऐसे कोई खुला खाना खाना है, खुला पानी पीना है, हॉस्पिटल में जाना है तो हिसाब से मास्क पहन के और प्रॉपर वे में, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी हैं वो अपने बॉडी के अंदर ना आ पाएँ, ट्रांसफ़र ना हो पाएँ, इन्फेक्शन ना हो।